दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनको किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि विश्व इतिहास के पटल पे इनको सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक माना जाता है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको रोल मॉडल ऑफ द रोल मॉडल्स माना जाता है, क्योंकि आज की जनरेशन्स जिन लोगों को अपना रोल मॉडल जिनको अपना आदर्श मानती हैं, चाहे वो कोई बड़ा वैज्ञानिक हो या फिर कोई बड़ा फिलोसोफर हो या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको अपना आदर्श मानते हैं। इसीलिए इनको रोल मॉडल ऑफ द रोल मॉडल्स माना जाता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका आज जन्म दिवस है और इनके जन्म दिवस को हम नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाते हैं। तो वैसे तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अचीव किया है। इनकी लाइफ, इनकी फिलोसॉफी, इनका वर्क जो है वो इतना ज़्यादा है कि इसको एक लेक्चर में समाहित करना नामुमकिन है। इनकी लाइफ वैसे 39 साल की ही एज में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन 39 की एज में ही इन्होंने दुनिया को इतना कुछ दे दिया था जो कि आप जो लोग बहुत लंबे समय तक नहीं दे पाते, और एक व्यक्ति तो क्या बहुत सारे लोग मिलके भी नहीं दे पाते। इनका जो शिकागो की धर्म संसद में जो इनका जो लेक्चर है, जो स्पीच है, उसको मैंने सुबह के लेक्चर में आज डाला था, जिसमें इन्होंने 45 मिनट का वो लेक्चर है, उसको आप जरूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके की पर्सनैलिटी थी। लोग इनको किस तरीके से सुनते थे, किस ध्यान लगा के सुनते थे। बहुत ही गजब के वक्ता थे। और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिकागो की जो धर्म संसद थी उसमें हिंदुइज्म के बारे में लोगों को बताया था कि हिंदुइज्म की फिलोसॉफी क्या है। उससे पहले हिंदुइज्म को इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन इन्होंने हिंदुइज्म को वहाँ पे जाकर रेस्पेक्ट दिलाई। हिंदुइज्म की और वेदांतों की जो फिलोसॉफी है, वेदांग फिलोसॉफी है, उसको जाके प्रचार प्रसार किया। उसके अलावा भी बहुत कुछ किया है। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी, बहुत कुछ इन्होंने हासिल किया है। इनके जो फेमस कोट्स हैं वो आपने पढ़े होंगे, उनके बारे में लोगों से सुना होगा, और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं जो कि आपने सुनी हैं और उनको पढ़ा है। लेकिन आज हम इनके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एक बात कही थी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक आपको अपने लक्ष्य प्राप्त ना हो जाएं तब तक आपको रुकना नहीं है, और उठो जागो और तब तक बढ़े चलो जब तक आपके जो गोल्स हैं वो आपको अचीव ना हो जाएं। उसके अलावा अब इनकी एक जर्नल इंट्रोडक्शन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली जानते हैं। आज इनका जन्म दिवस है और 1863 में इनका जन्म हुआ था, 12 जनवरी के दिन कोलकाता में। एक स्पिरिचुअल लीडर और सोशल रिफॉर्मर, एक फिलोसोफर के रूप में जाने जाते हैं। इनके लेक्चर्स, इनकी राइटिंग्स, इनके लेटर, पोएम्स और इनके जो मोटिवेशनल जो इनके आइडियाज़ हैं वो पूरी दुनिया की यूथ को मोटिवेट करते हैं। ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया इनकी मुरीद थी जब ये अपने लेक्चर्स, अपने भाषण लोगों को देते थे, और दुनिया भर से इनके जो पुपिल्स थे वो इनके लिए काम करते थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, बेलूर मठ की स्थापना करी और कलकत्ता में ही। उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन है, ये क्या काम करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करते हैं पूरे देश भर में। उसके अलावा ही वॉज द नोन एज द मैन ऑफ विजडम एंड वेरी सिंपल ह्यूमन बींग। बहुत ही साधारण तरीके से जीने वाले व्यक्ति थे। सिर्फ 39 साल की उम्र तक जिंदा रहे, लेकिन वो कहा जाता है ना, वो एक फेमस डायलॉग है आनंद फिल्म का कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं, क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। तो वो वाली बात है। तो इनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी थी लेकिन लंबी नहीं थी। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ। इसके बाद इनका जो रियल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, और इनकी ये अच्छी खासी एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, बंगाली फैमिली में पैदा हुए थे। इनको विवेकानंद का टाइटल कैसे मिला उसको हम आगे बात करेंगे। तो इस दिन इनका जन्म हुआ नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और इनकी माँ का नाम था भुवनेश्वरी देवी। इनके पिता जो थे वो एक अटॉर्नी थे, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छा, इनकी फैमिली में अच्छी रिस्पेक्ट थी, इनके पिता के पास ठीक ठाक पैसा भी था और अच्छी पर्सनैलिटी थे, वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे, पूरे समाज में उनकी अच्छी खासी इज्जत थी। इनकी मम्मी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी और एक रिलीजियस वुमेन थी जो कि धर्म में काफ़ी बिलीव करती थी। उनका अपने बेटे के ऊपर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। ये आप चीज़ें देखते जाते हैं, बहुत सारी जो माँ हैं उनका हमेशा अपने बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। शिवाजी का ऊपर भी उनकी माँ का रिलीजियस होने की वजह से काफ़ी असर पड़ा। वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि स्वामी विवेकानंद की लाइफ पे भी उनकी माँ का बहुत प्रभाव पड़ा है। शुरुआत में माँ ही उनकी पहली टीचर होती है, ओबियसली आप जानते हैं, इसलिए उनका फ़र्क तो पड़ना ही था।
एजुकेशन की बात करें तो 8 साल की उम्र में 1871 में इनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाया गया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आप जानते हैं एक बहुत ही मशहूर वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में भारत के बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए थे, भारत के लिए काम किया था इन्होंने। तो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इनको दाखिला दिलाया गया, लेकिन उसके बाद इनके पिता को, क्योंकि वो अटॉर्नी थे, तो उनको रायपुर शिफ्ट होना पड़ा। 1877 तक उन्होंने वहाँ पे रहे, इनकी फैमिली वहाँ चली गई। उसके बाद 1879 में ही 1879 में इनकी फैमिली वापस कलकत्ता लौट के आती है। और उस समय ये ऐसे पहले लड़का था वहाँ का, ये नरेंद्र नाथ, जिसके पास फर्स्ट डिवीजन मार्क्स की मार्कशीट हुआ करती थी प्रेसिडेंसी कॉलेज में एंट्रेंस लेने के समय। तो पहले ऐसे व्यक्ति थे। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन किस किस विषय में करी, फिलोसॉफी, रिलीजन, हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर, सभी सब्जेक्ट्स को इन्होंने ध्यान से पढ़ा। बहुत ही होनहार व्यक्तित्व थे। आगे मैं इनके बारे में कुछ ऐसी स्टोरीज आपको बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि कितने इंटेलिजेंट थे। और उसी समय इनको हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। इन्होंने वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, सभी स्क्रिप्चर्स को पढ़ डाला। इनको बहुत इंटरेस्ट था और बहुत डिटेल में जानना चाहते थे कि हिंदुइज्म की फिलोसॉफी क्या है। उसके अलावा ना सिर्फ हिंदुइज्म की फिलोसॉफी बल्कि दूसरे धर्म की फिलोसॉफीज़ को भी इन्होंने पढ़ा है। इन्होंने वेस्टर्न लॉजिक्स, वेस्टर्न फिलोसॉफी और यूरोपियन हिस्ट्री को भी डीपली पढ़ा है, ताकि ये जान पाएँ कि यूरोप जो है वो इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ। हिस्ट्री में भी काफ़ी इंटरेस्ट था इनको, उनकी फिलोसॉफी में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। भारत के साथ उनके रिलेशंस हैं, उनको भी ये ठीक करना चाहते थे। भारतीय लोगों की जो उस समय स्थिति थी, समाज की स्थिति जो थी 19वीं सेंचुरी में, मैंने आपको बताया था कि समाज कई सारी ऐसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, कई ऐसी परंपराएं समाज को जकड़ के रखी हुई थी जो कि गलत थी, रूढ़िवादी परंपराओं ने घेर रखा था। तो उस समय ये समझना भी चाहते थे कि एक्चुअली है क्या ओरिजिनली रिलीजन ऐसा ही था हिंदुइज्म, या फिर अब समय के साथ साथ कुछ ऐसे बदलाव आए हैं। तो हमने 19वीं सेंचुरी के वो जो रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उनके बारे में पढ़ा था। तभी भी मैंने आपको बहुत सारे लोगों की बात करी थी। उसमें एक विवेकानंद भी थे, रामकृष्ण परमहंस भी थे, उसमें राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी लोग थे जिन्होंने हिंदुइज्म की उसमें सोसाइटी में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए हैं। तो उनमें से एक ये भी थे। इन्होंने रेगुलरली अपनी बुक्स को तो रीड करते ही थे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते थे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे। आप जानते हैं कि अगर आप सारे टाइम पढ़ते रहोगे, किताब पे पढ़ते रहोगे, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, बहुत आप मतलब वो हो जाओगे, आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप एंड ऑफ द डे बीमार हो जाओगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के बिना भी आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा रोल मॉडल है, तो वो इन चीज़ों से कैसे परे रह सकता है? वो तो ओबियसली फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ही। उसके अलावा 1881 में इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करी। 1884 में यहाँ पे इन्होंने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया था और इस डिग्री को इन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने ना केवल इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, फिलोसॉफी को पढ़ा, आर्ट्स को पढ़ा, साथ ही साथ साइंस के भी बड़े बड़े साइंटिस्ट की जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ा, चाहे वो चार्ल्स डार्विन हो, इमैनुअल कांट जैसे बड़े बड़े फिलोसोफर्स हों, वेस्ट के फिलोसोफर्स हैं, इसमें अगस्टस कॉम्टे हों, जॉन स्टुअर्ट मिल्स हों, ऐसे ऐसे जो लोग हैं जिनकी इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, चाहे उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हो, चाहे फिलोसॉफी पढ़ी हो, साइंस को भी उतना ही महत्व देते थे जितना कि स्क्रिप्चर्स को देते थे। और आप जानते हैं कि वेदों में तो साइंस को वैसे ही महत्व दे रखा है। जिन लोगों ने भी वेदों को पढ़ा है वो सब जानते हैं कि वेदों में ज़्यादातर जो फिलोसॉफी है वो साइंस को सपोर्ट करती है, उसमें साइंस के खिलाफ कुछ है ही नहीं। उसके बाद ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे। इसके बारे में कैसा पता चलता है? कुछ इनकी कहानियाँ प्रचलित हैं और इनके जो खुद प्रिंसिपल थे, ये जो क्रिश्चियन कॉलेज कलकत्ता थी, इसमें जब इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी तो इनके जो प्रिंसिपल थे विलियम हेस्टाई, इन्होंने कहा था कि नरेंद्र जो है, नरेंद्र नाथ, जो कि उस समय विवेकानंद का नाम था, ये एक जीनियस स्टूडेंट है। और मैंने पूरी दुनिया भर में घुमा हूँ मैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ जो बहुत टैलेंटेड रहे हैं। जर्मन फिलोसॉफिकल स्टूडेंट्स जिनको मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मानता हूँ, बहुत जीनियस स्टूडेंट्स मानता था, उन सब से ऊपर हैं नरेंद्र जैसा स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। ही इज़ ए लार्जर देन लाइफ, और उनके बारे में इन्होंने इतना कुछ बोला है। उसके बाद जो है एक किस्सा भी इनका फेमस है कि ये एक लाइब्रेरी से जॉन लोबबॉर्ग जो लाइब्रेरी है, इसमें से कुछ बुक्स उठाते हैं जो बुक्स लिखी गई होती हैं जॉन लुबबॉर्ग द्वारा। ये किताबें जो लिखी थी इन्होंने वहाँ से उठाई लाइब्रेरी से, और अगले ही दिन उन लाइब्रेरी में ये बुक्स को जमा कराने के लिए चले गए। तो लाइब्रेरियन ने पूछा कि आप तो कल ही लेके गए थे इन किताबों को।
तो नरेंद्र कहते हैं कि ये किताबें मैंने पूरी पढ़ ली हैं। तो लाइब्रेरियन कहते हैं कि नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप एक दिन में इन किताबों को कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद जो है विवेकानंद इन सभी किताबों में जो जो कंटेंट था उसके बारे में डिटेल में उनको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ पढ़ा है और क्या कुछ इन किताबों में लिखा हुआ है, पूरे कंटेंट को वो डिटेल में बताते हैं। तो इससे लाइब्रेरियन जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है, उनको वो समझ नहीं पाता है कि एक दिन में ये लड़का इन किताबों को कैसे पढ़ सकता है पूरा का पूरा, और पढ़ भी लिया तो इतना डिटेल में इनको कैसे याद है। और कई लोगों का मानना है कि नरेंद्र जो है वो एक श्रुतिधारा थे। श्रुतिधारा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ही ज़्यादा प्रेडिजियस मेमोरी हो, जो कि चीज़ों को भूलता नहीं है, हमेशा उसको चीज़ें याद रहती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेमोरी उनकी होती है। तो ये ऐसी बहुत सारे और भी किस्से हैं उनके, तो एक ही उनमें से एक किस्सा मैंने आपको बताया है। उसके अलावा अब इनके स्पिरिचुअल क्राइसिस आते हैं। स्पिरिचुअल क्राइसिस क्यों आते हैं? बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारा स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ते हैं, इंडियन फिलोसॉफी पढ़ते हैं, वेदांग फिलोसॉफी पढ़ते हैं, उपनिषदों की फिलोसॉफी पढ़ते हैं, बहुत कुछ होता है अवेलेबल पढ़ने के लिए, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन बाद में भी इनके दिमाग में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं जिनसे इनको पता चलता है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर इनके डिलेमा आ जाता है, और इस कंडीशन को कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिज्म मतलब क्या होता है? देखो, तीन तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं थीस्ट, जो ईश्वर में बिलीव करते हैं। एक होते हैं एथिस्ट, जो ईश्वर को नकारते हैं। नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो एग्नोस्टिस्ट होते हैं। एग्नोस्टिक मतलब जिनको पक्का श्योर नहीं है, वो ये नहीं कहते कि ईश्वर नहीं है, वो ये भी नहीं कहते कि ईश्वर है, क्योंकि वो डिलेमा में रहते हैं कि है या नहीं, उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल है। उनको अगर आप पूरी तरीके से कन्विंस कर दो कि ईश्वर है, तो वो भी मानने को किसी दिन तैयार हो जाएंगे। अगर आप ये प्रूव कर दो कि ईश्वर नहीं है, तो अल्टीमेटली उनको अगर सही प्रमाणिक तरीके से आपने सिद्ध कर दिया तो वो मान लेंगे। तो मतलब वो डिलेमा में है। तो ये भी एक ऐसे डिलेमा में थे। उसी टाइम उन्होंने और भी जो समाज सुधारक आंदोलन थे उनका पार्टिसिपेट इन्होंने किया, जैसे कि आर्य समाज चल रहा था, आप जानते हैं, जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। आगे चल के देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने इन आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो केशव चंद्र सेन के साथ इन्होंने नव विधान और साधारण ब्रह्म समाज, जो कि आगे चल के बदल गया था, साधारण ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ऐसे करके स्प्लिट हो गए थे, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो साधारण ब्रह्म समाज को इन्होंने ज्वाइन किया था, और उस समय ये इंडिया को समझ रहे थे, देश भर में यहाँ भ्रमण भी कर रहे थे। अब इनका जो स्पिरिचुअल क्राइसिस था उससे इनको बाहर निकलना था, और अभी तक ये रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे। अपने सवालों को और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए इनको एक गुरु की ज़रूरत थी, जो इनके सभी सवालों का जवाब दे सके। और इनके प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने जो इनके स्कॉटिक चर्च कॉलेज और जो इनकी क्रिश्चियन कॉलेज जो थी कोलकाता की, उसी के प्रिंसिपल जिन्होंने इनकी तारीफ़ करी थी, उन्होंने ही इनको कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस जी से मिलिए। तो फाइनली ये मिलते हैं। जो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस जी से। और मिलते ही सबसे पहले ये यही सवाल करते हैं कि हैव यू सीन द गॉड, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जो कि ये सवाल सबसे ही पूछते थे। जो भी अगर किसी बहुत बड़े महात्मा, किसी स्वामी जी से मिलते थे, बड़े व्यक्ति से मिलते थे, तो इनसे ये सवाल होता था, और उनका जवाब इनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। लेकिन फाइनली रामकृष्ण परमहंस जी ने इनको कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, और मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है, वैसे ही फील किया है जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम्हें फील कर पा रहा हूँ। ठीक वैसे ही ईश्वर मुझे क्लियरली और एकदम डीपली सेंस होते हैं, देख पाता हूँ मैं उनको। तो ये जवाब सुन के जो है विवेकानंद काफ़ी उनसे प्रभावित हुए। उनको लगा कि सच में ये क्या व्यक्ति जो है सामने मेरे बैठा है, क्या ये ईश्वर को इतना क्लोजली देख सकता है? क्या ईश्वर से ऐसे इसकी डायरेक्टली बात होती है? और क्या ईश्वर को इतना डीपली वो फील कर पाते हैं? तो इनके दिमाग में जो चीज़ें थी, जो अनक्लियरिटी थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है या नहीं है, उसके ऊपर इनको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला। और ऐसा नहीं है कि हर कोई ये जवाब दे दे और उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही गजब के पर्सनैलिटी थे। वो जो बात कहते थे उसका प्रभाव किसी सामने वाले पे पड़ता ही पड़ता था, क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस की बात को टाला नहीं जा सकता था, और यहाँ पे विवेकानंद जी ने उनकी बात को माना। उसके बाद विवेकानंद जो हैं वो यहाँ पे दक्षिणेश्वर मंदिर में जाने लग गए, रोज़ मिलने लग गए। बहुत सारे सवाल जो उनके आते थे, उनके माइंड में अराइज होते थे, जब विवेकानंद जो हैं वो इनसे मिलने लग गए, रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने लगे। ये रामकृष्ण परमहंस हैं, और ये शुरुआती समय में विवेकानंद जी की फ़ोटो है। ये कोशीपुरा में उनकी फ़ोटो है 1886 की, ठीक है। उसके बाद इनके साथ इनके रिलेशन कैसे बिल्डअप होता है रामकृष्ण परमहंस जी के साथ, और स्वामी विवेकानंद को खुद को जानने का मौका कैसे मिलता है, उसके बारे में भी बात करते हैं।
तो विवेकानंद जी के पिता जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, जो कि अटॉर्नी थे। उनके बाद इनके यहाँ पे आता है फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि उनके पिता अच्छा खासा कमाते थे, अच्छी लाइफस्टाइल थी, लेकिन इनके काफ़ी सारे भाई बहन थे, 4 बहनें थी, 2 ये भाई थे इनके अलावा, तो बड़ी फैमिली थी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उनके पिता को शांति मिले और उनके घर की कंडीशन जो है वो अच्छी हो, उसके लिए विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, क्योंकि आप ईश्वर को फील करते हैं, आप ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर से आपका कांटेक्ट होता है, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करोगे तो ईश्वर हमारी बात, आपकी बात जरूर सुनेंगे। तो रामकृष्ण जो हैं वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं, आप खुद काली के सामने जो हैं प्रे करो, आप खुद उनकी पूजा करो, आप खुद मांगो जो आपको चाहिए, और जो देवी हैं काली वो आपको जरूर देंगी। तो इनको क्या मांगना था? वेल्थ मांगना था, पैसा मांगना था, क्योंकि परिवार की जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन अब खराब हो चुकी थी क्योंकि पिता इनके गुजर गए थे। लेकिन इन्होंने क्या मांगा? इन्होंने न वेल्थ मांगी, न मनी मांगा, इन्होंने कंसाइंस और रिक्लूजन मांगा, और इन्होंने कहा कि मुझे आत्मा की बुद्धि और मुझे मतलब गाइड चाहिए। बेसिकली इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए थी, और ये बात इनको पता ही नहीं थी। अभी तक विवेकानंद को इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि इनको एक्चुअल में लाइफ में चाहिए क्या। लेकिन जब इन्होंने खुद मांगा, काली के सामने ये बोला, तो इनको खुद रियलाइज हुआ कि ईश्वर के सामने जाने के बाद मैं खुद क्या चाहता हूँ, क्या मांगना चाहता हूँ, उसका इनको एहसास हुआ। तो फाइनली यहाँ से इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और अब ये जो इनकी लाइफ है वो पूरी तरह से बदल जाती है। अब पहले इनको 2 तरीके की लाइफ थी, बहुत सारा पहले भी पढ़ते थे, ऐसे नहीं है बचपन से जब ये इन चीज़ों को पढ़ रहे थे, स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे थे, होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे थे, तो इनको लाइफ में 2 चीज़ें दिख रही थी, या तो आप एक मॉन्क की तरह लाइफ बिताओ, या फिर आप गृहस्थ आश्रम में चले जाओ और शादी करो, बच्चे करो और अपनी लाइफ को उस तरह से जियो। तो अब इस चीज़ में डिलेमा में थे कि ये कौन सी लाइफ इनको जीनी है। तो अब ये जब चीज़ इन्होंने मांगी और माँ काली के सामने जाके इन्होंने धन दौलत ना मांगने की बजाय आत्मा की शुद्धि और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ का रास्ता चुना, तो उसके बाद इन्होंने जो है एक मॉन्क की लाइफ जीना शुरू कर दिया, और अभी से ये रामकृष्ण जी को, रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानने लग गए। और अब से आगे चल के इन्होंने क्या क्या किया उसकी कहानी शुरू होती है। विवेकानंद की जो नरेंद्र से विवेकानंद का जो इमर्जेंस होगा उसकी बात हम आगे करेंगे। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी की डेथ होती है, उसकी बात करते हैं। 1885 में रामकृष्ण परमहंस जी को थ्रोट कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है, जिसके बाद ये काफ़ी बीमार रहते हैं। विवेकानंद और इनके जो बाकी शिष्य होते हैं रामकृष्ण जी के, वो इनकी काफ़ी केयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस अपनी अंतिम सांस लेते हैं और अपनी देह को त्याग देते हैं। उसके बाद नरेंद्र जो हैं वो अब मॉन्क बन चुके हैं, मॉन्कहुड की आगे चल के वो भी लेते हैं वो, और ये कहते हैं कि यहीं से इनकी शुरुआत होती है कि सर्विस ऑफ मैन वाज द मोस्ट इफेक्टिव वर्शिप ऑफ द गॉड। भगवान की अगर आप उपासना करना चाहते हैं, भगवान की आप अगर के सामने अगर प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उसका सबसे इफेक्टिव रास्ता है कि आप क्या करो, इंसान की सेवा करो, किसी की भी सेवा करो। और इन्होंने अपने गुरु की सेवा करते करते इस चीज़ को एहसास किया, इस चीज़ का कि ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति तो इंसान की सेवा करना ही है। अब विवेकानंद का इमरजेंस कैसे होता है, विवेकानंद जो नाम है वो कैसे मिलता है? वैसे अगर विवेकानंद नाम की स्पेसिफिकली ही बात की जाए तो इनको कैसे मिला, तो वो इससे पहले क्या होता है कि रामकृष्ण की डेथ के बाद ये यहाँ पे 12 नगर में, जो नॉर्थ कोलकाता का हिस्सा है, यहाँ पे रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं, और बहुत सारे जो बाकी जो इनके जो डिसाइपल्स होते हैं रामकृष्ण में परमहंस जी के, वो सारे मिलके इस मठ में रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये तय करते हैं कि आने वाले समय में ये पूरे देश का भ्रमण करेंगे और देश की स्थिति को जानेंगे, उसकी बात मैं आगे आपसे करूंगा। तो मॉन्कहुड की ये यहाँ पे वो लेते हैं कि अब से ये पूरी तरह से साधु बन चुके हैं और इन्होंने अपने पूरे गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया है और अब ये साधु ही रहेंगे, और जो बाकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं और जो दूसरे तरीके के लोग जो जीते हैं, जो हम जैसे जीते हैं वैसी लाइफ ये नहीं जिएंगे, पूरे मेटलिस्टिक लाइफ को पूरी तरीके से त्याग देंगे। यहाँ से विवेकानंद का इमर्जेंस होता है, एक मॉन्क की तरह इमर्ज होते हैं वो। लेकिन विवेकानंद जो नाम है ये इनको मिलता है जो खेतरी के महाराज अजीत सिंह जी हैं उनसे। कब मिलता है? वो जो भाषण जिसकी मैं बात कर रहा था, जो धर्म संसद में इन्होंने शिकागो में दिया था,
वहाँ जाने से पहले ये खेतनी के महाराज अजीत सिंह जी से मिलते हैं। तो 31 मई 1893 को जब ये वहाँ के लिए निकल रहे होते हैं, अमेरिका के लिए निकल रहे होते हैं, और इनकी पूरी की पूरी जर्नी को खेतरी के महाराज ही फाइनेंस करते हैं वहाँ जाने के लिए कि आप जाइए और वहाँ पे हिंदुइज्म की फिलोसॉफी को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कीजिए। तो उस समय इनको नाम दिया जाता है विवेकानंद, जिसका मतलब होता है ब्लिस ऑफ डिसेंडिंग विजडम, जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। विवेक और आनंद, विवेक और आनंद दोनों से मिलके बना है, ठीक है। तो ये विवेकानंद का इमरजेंस होता है। उसके बाद विवेकानंद जो हैं ये पूरे देश में ट्रेवल करते हैं। शुरुआत में जब इनकी डेथ हो जाती है रामकृष्ण परमहंस जी की, उसके बाद मोंगखुंड में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को, साधु बन जाते हैं और फिर पूरे देश को जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अभी तक तो इन्होंने पढ़ा था सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ का कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है, लेकिन अब इनको प्रैक्टिकली लोगों को जाके देखना था कि सच में लोग जो हैं वो किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी लाइफ में किस तरीके की रोज़मर्रा की सफरिंग्स हैं, किस तरीके की लाइफ वो जीना चाहते हैं, किस तरीके की लाइफ वो जी रहे हैं, क्या गरीबी है, किस तरीके की हालत है पूरे देश की, वो पूरा का पूरा इन्होंने ऑब्जर्व किया, लोगों से मिले। इनका जो रामकृष्ण मठ था वो लोगों की सेवा में भी लगा हुआ था, लेकिन अभी ये देश को जानना चाहते थे। उसके बाद अचानक से इनको एक दिन पता चलता है कि आने वाले समय में पहली वर्ल्ड पार्लियामेंट होने वाली है शिकागो में, वर्ल्ड्स रिलीजियस पार्लियामेंट होने वाली है, उसमें इनको जानना था। अब इनको लगा कि यार देखो, पूरी वेस्टर्न फिलोसॉफी जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं वो हिंदुइज्म को जानते नहीं, और ये सच बात थी कि हिंदुइज्म को वो इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते थे, जानते नहीं थे। भारत के वेदों को उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं था, हिंदुइज्म के जो वेद हैं सनातनिज्म के, उनको पढ़ा नहीं था, उसमें क्या फ़िलोसॉफी है उसको वो जानते नहीं थे। तो उनको लगता था कि ये लोग तो नॉर्मल ऐसे ही हैं और ये तो एक तरह से पिछड़े हुए लोग हैं, इनकी कोई डीप फिलोसॉफी नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है चीज़ों का। वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से तौहीन की तरह से लोगों को देखते थे, भारतीयों को देखते थे, हिंदुइज्म के लोगों को देखते थे। लेकिन उसके बाद जो है इस पार्लियामेंट में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में इनको जाना था। तो 11 सितंबर 1893 को ये जाते हैं उस स्टेज पे जो होती है शिकागो में, और जाते ही जो भाषण ये देते हैं उसके बाद इनका जिस तरीके से वार्मली वेलकम होता है, वो भाषण जो है वो बहुत फेमस है। शुरुआत ही करते हैं कि सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माई हार्ट विद जॉय एंड अनस्पीकेबल टू राइज इन द रिस्पॉन्स टू वार्म एंड कॉर्डिनल welcome which you have given to us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks of the world. I thank you in the name of the mother of religion, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all castes and sects. इस तरीके से ये यहाँ पे एंट्री लेते हैं। उसके बाद लोग जो हैं तालियों से इनकी शुरुआत करते हैं और इनको पूरी भाषण को इनको सुना जाता है, और उसके बाद ये पूरी हिंदू फिलोसॉफी को, पूरे वेदों की फिलोसॉफी को बताते हैं कि किस तरीके से हिंदुइज्म जो है वो टॉलरेंट रिलीजन है जिसने पूरी दुनिया को एक्सेप्ट किया है। हमने लोगों को यहाँ पे रिफ्यूजीज़ को शरणार्थी रखा है, जिन लोगों को परसिक्यूट किया गया दुनिया भर के कोने कोने में, उनको हमने यहाँ पे शरण दी है। हमारी फिलोसॉफी जो है उसमें साइंस के एलिमेंट्स को भी हमने जगह दी है। सारा का सारा इन्होंने जो है उस स्पीच में इन्होंने प्रीच किया और वेदांत की जो फिलोसॉफी है उसको दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया, जिससे लोगों को, वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों को और अमेरिका को पता चला कि हिंदुइज्म जो है उसकी बहुत ही गहरी और डीप फिलोसॉफी है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग भी जो थे जो हिंदुइज्म को इतना डीपली नहीं जानते थे, खुद का रिलीजन होने के बावजूद, जो कि अपने आप को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में जा रहे थे, बहुत सारे लोग दूसरे धर्मों में जा रहे थे। उनको भी समझ में आ गया कि एक्चुअल में हिंदुइज्म क्या है, उसकी फिलोसॉफी क्या है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमें वेदों में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई। और उसके बाद इन्होंने यहाँ के ये बात भी कही, लर्न एवरीथिंग दैट इज़ गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड योर ओन वे, ऑब्जर्व इट, डू नॉट बिकम अदर्स। तुम दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हो, उनसे अडप्ट करो, उनसे ऑब्जर्व करो, अपनी खुद के कल्चर में उसको इंक्लूड कर सकते हो। इसको रिफॉर्म बोलते हैं। लेकिन आपको दूसरा बनना नहीं है, दूसरों से आपको सीखना है। जैसे हिंदुइज्म के लोगों के लिए भी एक तरह से ये बात थी कि आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी दूसरी सोसाइटी में, दूसरे रिलीजन में, दूसरे कल्चर से कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है तो आप उसको करो, उसको अडॉप्ट करो, उसको ऑब्जर्व करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पूरा वैसा का वैसा बन जाओ, उसका कॉपी कर लो और एग्जैक्टली वैसा सिमिलर बन जाओ। इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास, खुद के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दूसरों को दे सकते हो, बस आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है। उसके बाद ये 2-2.5 साल तक अमेरिका में
में रहे, वहाँ पे इन्होंने वेदांत सोसाइटी की शुरुआत करी न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड किंगडम गए, वहाँ पे लोगों को प्रीच किया, हिंदुइज्म की जो फिलोसॉफी है, स्पिरिचुअलिज्म को पढ़ाया, प्रिंसिपल ऑफ वेदांता के बारे में पढ़ाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, आगे चल के फिलोसॉफी के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद ये भारत वापस आते हैं 1897 में। 1897 में आते ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं 1 मई 1897 को बेलूर मठ में। उसके बाद इस मिशन का मेन प्राइमरी गोल होता है सर्विस ऑफ मैन, कर्म योगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो गरीब तबका है भारत का और जो सफ़र कर रहा है बहुत ज़्यादा गरीबी से, बीमारियों से और एजुकेशनल क्राइसिस से, डिस्टर्ब पॉपुलेशन है, उसको हमें सर्व करना है, उसको हमें एक तरीके से उसकी सर्विस करनी है। और सर्विस ऑफ गॉड मैन ही क्या है, अल्टीमेटली सर्विस ऑफ गॉड है। इस चीज़ को इन्होंने अपने लोगों को समझाया, एक मिशन बनाया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी खोले हैं, स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी खोले हैं ताकि गरीब आदमी की मदद हो सके। और ये इंस्टीट्यूट्स आज भी काम कर रहे हैं। जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मठ हैं, वो देश भर के अलग अलग कोने में आज भी आप देखते ही होंगे। उसके बाद वेदांत फिलोसॉफी को इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि वेदांता की फ़िलोसॉफ़ी क्या है। उसके अलावा एक ये इनके सामने एक सिचुएशन ऐसी भी आई, क्योंकि ये सब लोग जो हैं वो साधु संत और मोंक थे। इनकी सारी की सारी जो सपोर्ट इनको चाहिए होता था, फाइनेंशियल सपोर्ट इनको चाहिए होता था, वो इनके पास आता था एक तरह से पूरा का पूरा चंदे से, या तो चंदा एक तरीके से दान दक्षिणा से आता था। तो जब कभी कभी दान दक्षिणा ज़्यादा नहीं मिल पाती थी तो बहुत सारे ऐसे डिसिपल्स थे रामकृष्ण जी के जो गृहस्थ आश्रम में भी चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग बाद में नरेंद्र जी यानी कि विवेकानंद के प्रभाव से बहुत सारे लोग और ज़्यादा लोग जुड़े और ये रामकृष्ण मिशन जो है ये बहुत बड़ा मठ बन गया। बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने बारानगर मठ जो कोलकाता में था 30 जनवरी 1887 को इसमें मोंकहुड का वोज लिया था। इसमें स्वामी विवेकानंद भी दिख रहे हैं और बाकी लोग भी आपको दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे साधु बने थे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट रामकृष्ण मिशन जो मठ जो है वो तो इन्होंने यहाँ पे कर दिया था शुरू, बारानगर में शुरू कर दिया था, बारानगर मठ था। उसके बाद धीरे धीरे करके ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लगे कि जो प्रैक्टिसेस इनको करनी थी, इन्होंने एक पूरा का पूरा डिसिप्लिन वाला जीवन जीना शुरू कर दिया। सुबह 3 बजे उठते थे, उसके बाद जप करते थे, मेडिटेशन करते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे, पूजा पाठ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके ये सब लोग फैल जाते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, उनको अपनी फिलोसॉफीज़ को टीच करते थे, बताते थे, वहाँ से दान दक्षिणा भी लेके आते थे। उसके अलावा गरीबों की मदद करना, क्या काम करना था, सारी की सारी चीज़ें ये यहाँ पे करते थे। फिर 1886 के दिसंबर महीनों में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई मॉन्क्स की, बहुत सारे मॉन्क्स को अनंतपुर विलेज में बुलाया और वहाँ पे इन्होंने कहा कि अब हमें आने वाले समय में एक मॉन्क की तरह लाइफ बितानी है और एक मिशन के तहत रहना है, लोगों की सर्विस करनी है। हमें हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो अनंतपुर में ऑन द क्रिसमस ईव ऑफ 1886 नरेंद्र और बाकी 8 डिसिपल्स जो हैं इन्होंने मोनेस्ट्रीज़ के वॉव्स लिए और इन्होंने एक तरीके से डिसाइड किया कि अब वो किस मॉन्क की तरह किस तरीके की लाइफ जीने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ताकि लोगों को ये समझा सकें और खुद भी मेडिटेशन के थ्रू एक जो है सत्य को जान पाएं, जो परम सत्य है उसको जानने की चाहत थी इनके अंदर। तो उसके लिए इन्होंने मोंकहुड की वो ली थी, शपथ ली थी एक तरह से। उसके बाद रामकृष्ण मिशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे टीचिंग थी, स्पिरिचुअल टीचिंग्स तो हुआ ही करती थी। उसके अलावा जो रामकृष्ण जी के खुद के आइडियाज़ थे उनको पढ़ाया जाता था, इंटर रियलाइजेशन जो है उसकी बात होती थी और अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी को पढ़ाया जाता था। ये जो चीज़ है अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी, ये शंकराचार्य जी की फिलोसॉफी है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। वेदांत फिलोसॉफी की ही एक ब्रांच है ये। और अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी का मतलब ये है कि जो ब्रह्मा है और मतलब आत्मा और परमात्मा है वो एक ही है, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा है और उसके अंदर ईश्वर है। बस उसको परम ज्ञान उसके अंदर ही विराजमान है, बस उसके ऊपर पर्दे लगे हुए हैं और वो मेडिटेशन के थ्रू और अपने ज्ञान अज्ञान के पर्दों को हटाते हटाते धीरे धीरे करके आप उन सारे ज्ञान के पर्दों को देख सकते हैं और पूरे ज्ञान को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो अल्टीमेट जो प्रिंसिपल है अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी को, इसको वो डीपली बिलीव करते थे इसमें स्वामी विवेकानंद। ये शंकराचार्य अद्वैत भी इसको कहा जाता है और अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी भी इसको कहा जाता है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम भारतीय जो दर्शन शास्त्र है उसको पढ़ेंगे, इंडियन फिलोसॉफी की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनको पढ़ेंगे तब डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा विवेकानंद का मानना था, विवेकानंद जी का, कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज़ टू अचीव फ्रीडम ऑफ द सोल
जो आपका सेल्वेशन जिसको बोलते हैं, सोल का जो फ्रीडम है, जिसको आप मोक्ष भी बोलते हैं, वो है आपका अल्टीमेट गोल। और ये पूरी तरीके से आपके एक ही रिलीजन से आपको मिल जाएगा। आपको अलग अलग जगहों पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप वेदांत फिलोसॉफी को, वेदों की फिलोसॉफी को अगर फॉलो करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें अद्वैत फिलोसॉफी के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, जिसमें शंकराचार्य की जो फिलोसॉफी है, उसके अलावा जो योगा फिलोसॉफी है, जो पतंजलि की है, उसमें ये बिलीव करते थे। इन चीज़ों में ये बहुत ही डीपली बिलीव करते थे। उसके अलावा टीचिंग एंड फिलोसॉफी की ही बात करें तो विवेकानंद लिंक मॉरलिटी विद कंट्रोल ऑफ द माइंड, सीइंग ट्रूथ, प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस एज अ ट्रेट विच स्ट्रेंथन इट। इसके ऊपर बात करते थे कि जो मॉरलिटी है, इसको आप अपने माइंड के साथ, ट्रूथ के साथ, प्योरिटी और अनसेल्फिशनेस के साथ जोड़ के देख सकते हैं। मॉरलिटी आपको क्या क्या चीज़ों से मिलके बनी है कि आप सच्चाई रखें, अपनी आत्मा की शुद्धि रखें, बिल्कुल आप किसी चीज़ के लिए सेल्फिश ना हो। उसके अलावा लोगों को, अपने जो डिसाइपल्स हैं, इनके जो फॉलोवर्स हैं, उनको यही इन्होंने कहा कि आप अनसेल्फिश रहिए, श्रद्धा रखिए, ईश्वर में बिलीव कीजिए। उसके अलावा ब्रह्मचार्य को फॉलो कीजिए, मतलब शादी नहीं करना, गृहस्थ आश्रम ना फॉलो करके एक मोंक की तरह जीवन यापन करना, इसमें बिलीव करते थे, जिससे आपको मेंटल और फिजिकल स्टेमिना की हमेशा बैलेंस बना रहेगा, इसके लिए ये कहते थे। उसके अलावा ये अब फाइनली जब ये जो स्पीच दिया था इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, इसके बाद इनको ये भी था कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं उनको भी हमारे साथ जोड़ा जाए। अब उनको जोड़ना इनका ये तो था नहीं, क्योंकि देखो स्वामी विवेकानंद और हिंदुइज्म की जो फिलोसॉफी हो या कोई भी फिलोसॉफी हो, इसमें आपको वसुदेव कुटुंबकम की फिलोसॉफी तो पता चलता ही है। इस स्पीच की इनकी शुरुआत ही इन्होंने यहाँ से की थी कि ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जो कि लोगों को काफ़ी प्रभावित किया उस बात ने कि कैसे हिंदुइज्म के लोग जो हैं वसुदेव कुटुंबकम की भावना को मानते हैं, कि पूरा विश्व को अपनी फैमिली मानते हैं। तो उसके बाद इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं उनके आइडियाज़ को पढ़ा, उनकी फ़िलोसॉफ़ी को जाना, उनके रिलीजन्स को जाना, और उसके बाद हिंदुइज्म के जो आइडियाज़ थे और वेस्टर्न फ़िलोसॉफ़ी के जो आइडिया थे, जो एक दूसरे से मिल सकते थे और एक दूसरे के साथ जिनको जोड़ के देखा जा सकता था, उन आइडियाज़ को इन्होंने अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करके हिंदुइज्म और उन दोनों फिलोसॉफीज़ को मिला के लोगों को टीच करना शुरू किया, ताकि वो लोग कनेक्ट कर पाए। जो चीज़ें उन्होंने बचपन से सीखी हैं, पढ़ी हैं, उनके बाद हिंदुइज्म की जो फिलोसॉफी है, वेदांतों की जो फिलोसॉफी है, उनको पढ़ाया गया। साथ ही साथ हिंदुइज्म के लोग हैं, उनको भी वहाँ से उन्होंने कुछ जो चीज़ें अडॉप्ट करी, जो चीज़ें सीखी, उनको भी वो चीज़ें बताई हैं। तो वो बिल्कुल एक वननेस, रिलीजन ऑफ वननेस में बिलीव करते थे कि सब लोग जो हैं वो उनको एक ही नीचे रिलीजन के नीचे लाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि हम सब एक जैसे ही हैं, बस अलग अलग रिलीजन में चीज़ें अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने वेदांत फिलोसॉफी के जो मॉडल्स हैं, योग मॉडल्स दिए उन्होंने। राजयोग एक इन्होंने किताब लिखी थी, कर्म योग इसके ऊपर लिखी थी, जिसमें पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस मीन्स द रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन फोर्स, प्रैक्टिकल मीनिंग है, इसके ऊपर बात करी थी डिवाइन फोर्सेस का, कि क्या मतलब होता है डिवाइन फोर्सेस का, डिटेल में इसके ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है। वेस्टर्न आइडिया भी है ये एक, वेस्टर्न आइडिया जो इनके वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे वो भी इस आइडिया में बिलीव करते थे। तो काफ़ी उनको काफ़ी मदद मिली कि वेस्टर्न जो इनकी ऑडियंस थी या वेस्टर्न फॉलोवर्स जो इनके थे, उनको साथ इनको इंटरलिंक्ड करने में हिंदुइज्म की फिलोसॉफी को, क्योंकि इन्होंने दोनों ही फिलोसॉफीज़ को डिटेल में पढ़ा था, वेदांत फिलोसॉफी को भी और वेस्टर्न फिलोसॉफी को भी। तो उसको इंटरलिंक कर पाए और लोगों को ये समझा पाए कि एक्चुअल में परम सत्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए। जो सर्विस ऑफ मैन है वही सर्विस ऑफ गॉड है, वही सबसे बड़ा रास्ता है। मतलब अल्टीमेटली अगर आपको सेल्वेशन चाहिए, अगर आपको आत्मा की मुक्ति चाहिए, उसके लिए नेशनलिज्म के आइडिया में भी ये बिलीव करते थे। जब भारत में वापस आए थे तो इनके हिसाब से नेशनलिज्म क्या था? इनके हिसाब से नेशनलिज्म था कि इंडिया का जो फ्यूचर है और भारत की जो यूथ है उनको पूरी तरीके से एजुकेट होना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को समझना पड़ेगा, सच्चाई से उनको वो दूर नहीं भाग सकते। उनका पूरा का पूरा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना बिलीव करते हैं, जो कि एजुकेशन पे डिपेंड करता है, सर्विस ऑफ मैन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये अपने नेशनलिज्म को देखते थे। उसके अलावा ये कहते थे ही वॉन्टेड टू सेट ए मोशन एंड मशीनरी विच विल ब्रिंग द नोबलेस्ट आइडिया इन द डोर स्टेप टू ऑफ इवन द पूरेस्ट एंड द मीनेस्ट। तो अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हो कि पूरा देश का विकास हो, तो ऐसी मशीनरी हो, ऐसा तरीका हो जिससे हर एक गरीब तक जो है उसका फ़ायदा पहुंच सके, चाहे वो देश का कितना भी नीचे से नीचे तबका हो। अगर वहाँ तक अगर उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है तभी उसका कोई फ़ायदा है। तो ये चीज़ थी, ये इनका नेशनलिस्टिक आइडिया था एक तरीके से, ये इनकी टीचिंग और ये इनकी फ़िलोसॉफ़ी थी। फाइनली इनकी डेथ की बात करते हैं तो
इन्होंने पहले ही कह दिया था पहले ही इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो 40 साल की एज तक नहीं जिंदा रहेंगे, 40 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी। और 4 जुलाई 1902 को 39 की एज में ड्यूरिंग मेडिटेशन इनकी डेथ हो गई। और मेडिटेशन करने गए थे तब इन्होंने कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद इनकी मेडिटेशन के दौरान ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जिसको महासमाधि कहा जाता है। ही अटेन महासमाधि एट द रिवर बैंक ऑफ गंगा। और इनकी जयंती के दिन हम नेशनल यूथ डे मनाते ही हैं। तो एक बहुत ही महान शख्सियत थे। कुछ जगह मैं यहाँ पे फंबल करा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। और फाइनली इनके कोट्स के ऊपर ही, एक कोट के ऊपर ही हम इसको अंत करते हैं वीडियो को। ए मैन इज़ नॉट पुअर विदाउट ए रुपी, बट ए मैन इज़ रियली पुअर विदाउट ए ड्रीम एंड अम्बिशन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक आदमी जो है जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं होता। गरीब वो आदमी है जिसका कोई सपना नहीं है, जिसका कोई अम्बिशन नहीं है। तो ये बात सच में सही है। अगर आपके पास अम्बिशंस हैं, आपके पास ड्रीम है, तो आप उसके लिए वर्क करोगे, और वर्क करोगे तो अल्टीमेटली आप गरीब रहोगे नहीं, आप पुअर नहीं रहोगे। तो पुअर्टी का भी एक डेफिनेशन है, पैसे से ही आदमी गरीब नहीं रहता, किस चीज़ से होता है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो विवेकानंद जी के बहुत सारे फेमस कोट्स हैं। आपको कौन सा आपका फेवरेट है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।